हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां मूल मंत्र है सीधे और सच्चे तरीके से केवल और केवल एग्जाम पर फोकस करना। अनावश्यक रूप से बहुत सारी बातों को एग्जाम के या पढ़ाई से हटा करके केवल और केवल एग्जाम पर फोकस करना हमारा उद्देश्य रहा है। एमपीपीएससी ने एक बहुत बड़ा बदलाव अपने आप में किया और वो है नेगेटिव मार्केटिंग या मार्किंग। इस नेगेटिव मार्किंग के बाद में जो एग्जाम की तैयारी का सिनेरियो है या एग्जाम की तैयारी का जो पैटर्न है उसमें बहुत कुछ चेंज आने वाला है। और वो क्या चेंज हमें अपने आप में करना है जिससे हम इस चेंज के साथ संतुलन बना सकें, उसी के लिए आज की ये छोटी सी क्लास है। आज हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आज हम केवल इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि हम क्या कर लें जिससे हमारा जो तैयारी है वो फ्लुएंट रूप से चलता रहे। हमारा तैयारी पैटर्न में क्या हम चेंज कर लें कि इस बदलाव के साथ सीधे सीधे हम अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। नेगेटिव मार्किंग पर आज हम फोकस करने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 में लागू हो चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन पीएससी ने अलग से जारी किया है। अब हम उसके बारे में डीप में बात करने वाले हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को याद कर लेते हैं, श्री गणेशाय नमः कहते हुए, और फिर मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए मूल विषय पर आते हैं। सबसे पहले तो ये कि फॉर्मूला क्या होगा, तो इस विषय में मैं डिस्कशन करके आप लोगों का टाइम भी खराब नहीं कर रहा हूं। सीधी सी बात है कि जो 100 नंबर का पेपर हुआ करता था, अब वो 100 नंबर का पेपर 300 नंबर 100 क्वेश्चन का जो पेपर है वो 300 या 3 नंबर के हिसाब से 300 नंबर का हो जाएगा। तो पॉजिटिव आंसर होने पर हमें एक 3 नंबर क्वेश्चन दिलाएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर दिलाएगा, और नेगेटिव आंसर करने पर या गलत आंसर करवाने पर -1 करवाएगा। इस तरीके से अब हमारा जो फ्लो है वो थोड़ा सा चेंज होगा। अभी तक हम सब लोग क्या करते थे, एग्जाम की तैयारी का हम सबका पैटर्न क्या था कि अगर एग्जाम में हमें 80 70 ऐसा कुछ आता था, या एग्जाम में इतने क्वेश्चन हमें आते थे, 65 भी आते थे, 60 भी आते थे, तो हम बाकी के बचे हुए प्रश्नों पर क्या किया करते थे, प्रश्नों पर तुक्का मारते थे। तो ये जो तुक्का है ये अब हमारा समाप्त हो जाने वाला है। खैर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि तुक्केबाज अब पास नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पास होना या ना होना वो ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की मर्जी पर डिपेंड करता है। हमारा उद्देश्य है या हमारा जो मूल आधार होता है तैयारी होता है, इसलिए हम इस विषय पर बात नहीं कर रहे हैं कि तुक्का मारने वाले पास होंगे कि नहीं। वो एक अपने आप की मार्केटिंग करने का तरीका है, छोड़ो उसको। हमें तो अपने आप पर फोकस करना है कि मैं अपने आप में अब क्या सुधार कर लूं। तो देखो अभी तक हम जो कर रहे थे उसमें सबसे बड़ा ट्रेंड तो ये कि हमको भी आदत पड़ी हुई है कि हम हर व्यक्ति या हर स्टूडेंट 100% क्वेश्चन जो हैं 100% क्वेश्चन जो है आंसर करता है। अब 100% आदत क्वेश्चन के आंसर करने की जो आदत है उसे छोड़ना पड़ेगा, और बहुत बड़ी आदत है। 4-5 साल तैयारी करने के बाद की आदत डली है, मतलब 4-5 साल की जो मेहनत थी उसे अब हमें जीरो करना है, 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। तो फिर करना क्या है, देखो यूपीएससी का जो पैटर्न है नेगेटिव मार्किंग का, उसे अगर अपनाया गया है या उसी के पैटर्न पर एमपीपीएससी ने इसे अपनाया है, तो जैसे एमपीपीएससी यूपीएससी का जो कट ऑफ है वो 50 के आसपास जाता है, 51 52 इतना जाता है। एमपीपीएससी भी उसी पैटर्न पर अपने कट ऑफ को रखेगी, खैर इतना नहीं, लेकिन 60+ 60 नंबर के आसपास हमारी एग्जाम का कट ऑफ अब जाएगा, 61 to 5 ऐसा कुछ ना कुछ होगा। तो अगर मैं 100 में से केवल 65 नंबर लाने पर ही पास हो सकता हूं, तो मुझे फिर पूरा सिलेबस पढ़ने की, पास हो सकते हैं तो फिर मुझे पूरा सिलेबस कवर करने की, मुझे पूरा सिलेबस कवर करने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्यों अपने आप को ज्यादा पढ़कर संकट में डाल रहा हूं। देखो अब यहां से अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है
ये अपॉर्चुनिटी है आप सब लोगों के लिए, ये अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि भैया आप लोग क्यों जबरन पूरी मेहनत कर रहे हैं। एमपीपीएससी की तैयारी में अगर कट ऑफ 65, 67, 66, 64 ऐसे ही जाना है, मतलब इतने क्वेश्चन सही करने पर आदमी पास हो जाएगा, तो फिर 180 की तैयारी भी क्यों करूं। ये जो कि हम यूपीएससी में फॉलो करते हैं। यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है, उसके तरीके इतने खतरनाक है पूछने के, कि हम नहीं पढ़ते वहां बहुत ज्यादा। वहां सिलेक्टेड चीजें पढ़कर प्रीलिम्स फटाक से पास होते बंदे। तो उसी पैटर्न को अब हमें एमपीपीएससी में फॉलो करना है, और यही मेजर चेंज हमारी पढ़ाई में आने वाला है। आप लोगों को पूरा सिलेबस कवर करना ही नहीं है। मैं तो इस बात की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि कोई भी स्टूडेंट पूरे सिलेबस को कवर करने के चक्कर में पड़े या फालतू की टाइम वेस्ट टाइप की हरकत करे। देखो 2 घंटे का एग्जाम है, कितनी देर का एग्जाम है, 2 घंटे का एग्जाम है, और फैक्ट से ज्यादा आपके संतुलन और आपके धैर्य की परीक्षा होनी है कि आप में कितनी धैर्यता है, आप में कितना जो है सामर्थ्य है, आपकी समझ कितनी अच्छी है। इन सब बातों पर बातें होंगी, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगी। तो अब मूलतः बात यह है कि हार्डवर्क करने वाले जो स्टूडेंट हैं, अब हार्डवर्क की जगह स्मार्ट स्टडी करने वाले एस्पिरेंट का सिलेक्शन होगा। 100 में से 100 पढ़ने की जरूरत खत्म हो चुकी है। अभी तक हम 100% सिलेबस पढ़ते थे, एमपीपीएससी उसमें से क्वेश्चन बनाती थी, और हम 80, 85, 84, 60 कुछ ऐसे प्रश्न लगाकर मतलब 80 के आसपास प्रश्न लगाने की कोशिश करते थे। कभी हमारा 70 सही होता था, कभी 75, कभी 78 और कभी 80, 82। लेकिन हम कोशिश करते थे कि 100 में से 100 नंबर मुझे कवर करना है। बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, यहाँ पे बहुत काम की बात मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं कि अगर हमारा कट ऑफ ही 65 जाना है, और मुझे पता है कि कौन सा एरिया बहुत अच्छा है जहां मैं सॉफ्ट तरीके से पढ़ाई करके नंबर ला सकता हूं, तो फिर दुनिया भर का मुझे पढ़ाई करने की, दुनिया भर का पढ़ाई करने की मेरी जरूरत समाप्त तो हो गई है। अब मुझे केवल उस सिलेक्टेड पोर्शन पर फोकस करना है, जैसा कि मैंने पिछली परीक्षा में करवाया भी था। अब ये हो सकता है कि मैं समय से आगे चलता हूँ, वो ईश्वर की इच्छा है। अब बहुत सारा पढ़ने की जगह हमें महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, हमें बात करनी है मल्टीपल टाइम रिवीजन की। तो अब यहाँ पढ़ाई का पैटर्न क्या होगा, देखो पैटर्न क्या होगा इसको बहुत शांति से समझना है कि सिंपल एग्जाम में तैयारी करने के 2 क्यूज होते हैं। एक क्यू माने क्वांटिटी और एक क्यू माने क्वालिटी। तो अभी तक एमपीपीएससी ये 2025 तक एमपीपीएससी के पढ़ाई करने का तरीका हुआ करता था, जो अब एक्सपायर हो गया है, जो अब काम नहीं करेगा। अब हमारा 2026 का जो तरीका होगा एमपीपीएससी का या एमपीपीएससी की पढ़ाई करने का, वो क्यों दूसरा वाला होगा, जिसमें क्वालिटी पर महत्व होगा, क्वालिटी को इंपॉर्टेंस देना है। क्वांटिटी वाला खेल खत्म हो चुका है, अब उस पर बात नहीं करेंगे। पहले समझ लो क्वालिटी में क्या होता था। यहां होता था कि जो बच्चा जितना ज्यादा पढ़ लेता था, ज्यादा पढ़ लेता था, वो बच्चा पास हो जाता था, वो बच्चा एमपीपीएससी का प्रीलिम्स निकाल लेता था। मतलब जिसको जितने ज्यादा एमसीक्यूज करने पर फैक्ट याद हो गए हैं, जिसको जितनी ज्यादा सिलेबस को पढ़ते पढ़ते अच्छे से समझ आ गई है या अच्छी किताब विताब से पढ़ लिया है, वो बच्चा पास हो जाता था, क्योंकि उसकी क्वांटिटी जो है फैक्ट्स की वो बहुत अच्छी, बहुत तगड़ी हो गई थी। कुल मिलाकर जिस बच्चे के फैक्ट्स क्वांटिटी में, संख्यात्मक रूप में ज्यादा मजबूत थे, वो बच्चा यहाँ पास होता था। अब क्वालिटी वाले प्रोसेस पर फोकस होना है। जिस बच्चे के फैक्ट्स की क्वालिटी कम होंगे तो चलेगा, यहाँ के बच्चे को 10,000 फैक्ट आते थे, और यहाँ के बच्चे को अगर 2,000 फैक्ट भी आते हैं और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि प्रश्न को कैसे भी घुमा दिया जाए, कैसे भी फिरा दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, तो वो 2,000 वाला भी पास हो जाएगा। 10,000 वाला अब पास नहीं होने वाला है। अभी तक चल रहा था
खैर बहुत सारी बातें एग्जाम के पेपर के साथ लेकर आएंगी, लेकिन जो सबसे बेसिक बातें हैं जो सीधे समझ में आ जाती है कि क्या नहीं करना है, क्या करना है, उस पर फोकस करना है कि भाई जो हमारे सिलेबस के अंदर लिखे हुए टॉपिक हैं, अब किताबें पढ़ने का जमाना गया, अब नहीं पढ़नी है किताबें, अब किताबें खरीदना बंद कर दो भले ही से आप। जो असली में हमारी टेबल पर कंटेंट रखा हुआ है उसको बार 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 मल्टीपल टाइम बहुत सारी बार पढ़ने की जो मूल आवश्यकता है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि क्वालिटी अगर इंप्रूव करनी है तो कितनी बार पढ़ा इससे उसका मतलब मेन रिजल्ट बनने वाला है। चीजों को कितनी बार रिवाइज किया, कितनी बार पढ़ लिया है, कितना पढ़ लिया है कि बजाय उस कंटेंट को कितनी बार पढ़ लिया है पर फोकस करना है। और कितनी बार अगर हमें किसी कंटेंट को पढ़ना है तो फिर बहुत सिलेक्टेड कंटेंट्स पढ़ने पड़ेंगे। अब यहाँ बहुत समझ वाली जो बातें हैं वो मैं आपको बताते जा रहा हूं कि भाई जैसे कि सभी प्रश्नों को हल करने का वो जो कीड़ा घुस गया है ना हमारे अंदर जिद है कि मैं तो 100% सिलेबस पढ़ूंगा, ये हर बच्चे के अंदर है। एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले हर बच्चे के अंदर ये कीड़े हैं, कीड़े उसके अंदर घुस चुके हैं कि नहीं 100% सिलेबस, सारी किताबें हो मेरे पास, सारे प्रकार की टेस्ट सीरीज हो मेरे पास, सब कुछ हो मेरे पास, वो वाला पिक्चर अब फेल है। अब अगर इस पैटर्न पे तैयारी की तो फेल हो जाओगे। तो ये जो जिद है कि हमें सब कुछ होना चाहिए, हमें सब कुछ याद हो, वो खत्म हो गया है। अब सही प्रश्नों को हल करना, अब केवल अपनी उस जिद को कंट्रोल करना है और सिर्फ सही प्रश्नों को हल करना है और केवल सही कंटेंट या केवल सिलेक्टेड टॉपिक्स, सिलेबस का वो हिस्सा जो सबसे आसान है उसी को पढ़ना है, उसी पर फोकस करना है। ये मैं बार बार एक कहानी से आप लोगों को सिखाता हूं, आज फिर से वो कहानी दोहरा दूंगा एक बार। हर यूनिट को पूरा रट्टा मारने की जगह पर जो टॉपिक आपको सरलता से समझ आता है उसको ही रटना है, उसी पर कमांड बनानी है, क्योंकि 10 नंबर अगर उस यूनिट से पूछे जाएंगे तो वो हमारे बहुत काम की है। उसमें से उस एरिया को कवर कर लो जो हमारे सिलेबस में सबसे सरल है। कट ऑफ यूपीएससी की तर्ज पर या यूपीएससी के जैसा अगर 60% तक रहना है, 60% के आसपास रहना है, तो बस हमें सिलेक्टेड टॉपिक्स पर बहुत अच्छे से पढ़ने या फोकस करने की जरूरत है। बहुत माथाफोड़ी, बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, खूब पढ़ाई करने से फेल हो जाओगे, कम पढ़ाई अच्छे ढंग की पढ़ाई करने से पास हो जाओगे। यहां पर पैटर्न ये फॉलो करेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले साल जब मैंने एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए एक कोर्स बनाया था, एक कोर्स में आपको तैयारी करवाई थी, तो वहां हमने स्पून फीडिंग कॉन्सेप्ट को अपनाया था। मैंने खुद ने 100 टॉपिक सिलेक्ट किए थे आप लोगों के लिए, जो कि हम आपको बार बार अवेलेबल करा देते थे। उन 100 टॉपिक के जैसे अब हमें टॉपिक सिलेक्ट करने हैं, उन क्लासेस को तो आप रिवाइज करेंगे ही, मैं नए टॉपिक भी एड ऑन करूंगा पिछले पेपर के आधार पर, और उन्हीं को रटना है। उसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे, प्रत्येक इंपॉर्टेंट टॉपिक को याद करवाया था, वैसा का वैसा उट्टी पैटर्न को हम फॉलो करें। आप सब लोग उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। पीएससी बाय डीसी सर प्लेटफॉर्म जो है वो आप लोगों को इस जर्नी में 100% रिजल्ट दिलाने तक तैयारी कराने को तैयार है। बस आपको उसके अनुसार, मतलब मेरे अनुसार आपको चलना है। हम आपके इस पीएससी की जर्नी में 100% सफलता तक का रोल निभाएंगे, इस बात की गारंटी है। बिल्कुल निश्चिंत होकर के बस एमसीक्यूज जो कि अब हमने हमारी जो टेस्ट सीरीज दे रखी है बच्चों को, उसमें नेगेटिव वाले कॉन्सेप्ट को आज से ही लागू कर दिया। अब आपकी हर टेस्ट जो पिछला आपने दे दिया उनको फिर से दे, वो हर टेस्ट जो आपने दिया है वो अब नेगेटिव मार्किंग के बिहाफ पर बना दिया गया है। सारे चेंजेस जो पीएससी ने किए हमने अपने पैटर्न में कर लिए हैं। हम जो टेस्ट आपको देंगे वो सब उसी पैटर्न पे होगा जो एमपीपीएससी खुद पूछ रही है, ले रही है, समझ रही है, उसी पैटर्न को फॉलो करना है। जब भी परीक्षा प्रणाली चेंज होती है तो परिवर्तन होने के बाद जो पहला पेपर बनता है वो बहुत इजी पेपर बनता है। ये हमेशा से रूल रहा है कि सबसे पहला पेपर हमेशा सरल बनाया जाता है। तो ये जो बात है कि सबसे पहली परीक्षा या पैटर्न चेंज होने के बाद का पहला पेपर आपको
आपको सरल मिलता है। तो ये आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है कि जो बच्चे प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं, बार बार 2-3 बार से फेल होते रहे, उनको भगवान ने ये भले ही से प्रसाद दिया है कि ले बेटा अब ये तुझे पास करने के लिए मैं कर रहा हूं, ऐसा वो मान करके चले, ये उनको बहुत अच्छे से आगे काम में आने वाला है। टेस्ट से हमें क्या करना है, टेस्ट रोज लगाना है, टेस्ट को गड़बड़ नहीं करना है, एक टेस्ट रोज लगाओ, अब ज्यादा मत लगाओ, केवल एक टेस्ट लगाओ लेकिन रोज टेस्ट लगाओ। उसकी आदत, हमें आदत नई डालकर ही पुरानी आदत को भुलाया जा सकता है, इसलिए नई आदत डालें, उस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से ही टेस्ट लगाएं और रोज एक टेस्ट लगाएं, ये जरूरी है। टेस्ट से हमें अपने आप की, आपको जो है आदत डालनी है कि 70% क्वेश्चन कवर करने हैं, 30% क्वेश्चन जिन पर हमें डाउट होगा वो हमें छोड़ देने हैं। अब यहाँ बहुत होशियार चंद बोलेंगे कि मैं तो 80 करूंगा, तो कर ले भैया, हम बात कर रहे हैं कि पास होने के लिए अगर 70 भी कर लिए अच्छे से, जहां कॉन्फिडेंस है कि गलत 1% नहीं है, तो भी आप परीक्षा में पास हो जाओगे। टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना टेस्ट लगाए आप आगे नहीं बढ़ेंगे। बिना टेस्ट लगाए 1% आगे बढ़ना किसी न किसी प्रकार की मुसीबत खड़ी करेगा, आपको फेल करवाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चले, समझें इस बात को कि पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है, नेगेटिव मार्किंग होती है तो जो साइंस होता है, जो साइकोलॉजी होती है, उसको हम 4 स्टेप्स में समझें कि जब हम पेपर लगाते हैं तो उस टाइम हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमें आंसर करने में मदद करता है। पेपर सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी होती है कि आप बिना जो अपने वो है ऑप्शंस है, बिना ऑप्शंस के आंसर लगाने की कोशिश करें, या आपकी प्रैक्टिस का भी पैटर्न हो, प्रैक्टिस के पैटर्न को भी इसी तरीके का बना दें कि बिना ऑप्शन के आप आंसर लगाएं, क्योंकि जब बिना ऑप्शन देखे आंसर लगाया जाता है तो उसके सही होने की प्रायिकता, उसके सही होने की जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया और उसके ऑप्शन देख लिए तो अब हम बहक जाते हैं। क्वेश्चन के ऑप्शंस को नहीं देखना है, क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखे बिना आंसर करने की कोशिश करें, क्योंकि उससे आपकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो क्वालिटी बढ़ानी है तो बिना ऑप्शन के आंसर लगाने का प्रयास करना है। बिना ऑप्शन से आप आंसर लगाओगे, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। थोड़ा सा डिस्टरबेंस है इस वीडियो क्लास में, थोड़ा सा शायद स्क्रीन में कुछ गड़बड़ हुई है, मैं इसको ठीक करने का प्रयास करता हूं। क्या आप सबको स्क्रीन फिर से अच्छे से दिखाई दे रही है? अगर स्क्रीन आपको अच्छे से दिखाई दे रही है तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हम जिस विषय पर विचार कर रहे हैं उस विषय को फिर से कंटिन्यू करेंगे। एक बार मुझे कमेंट करके बता दें। ठीक है, तो हम मूल विषय पर बात कर रहे थे कि अब आप जब एमसीक्यूज लगाएं तो एमसीक्यू लगाने, हमारी प्रैक्टिस करने या हर प्रकार की जो तैयारी है उसका पैटर्न भी हमें ऐसा ही रखना है कि हमें बिना ऑप्शन देखे आंसर करने की प्रैक्टिस कर लेनी है। हमारी प्रैक्टिस इस तरीके की हो कि अब हम बिना ऑप्शन देखे आंसर लगाने का एक अंदर से सिस्टम तैयार कर लें। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। ये स्टेप 1 है कि जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं उनको आंसर करना है और बिना ऑप्शन देखे आंसर लगाने की कोशिश करनी है। बिना ऑप्शन के आंसर लगाने से हमारी क्वालिटी बहुत अच्छे से इंप्रूव होती है। हम वहां जो गलत करने की चांसेस होती है वो भी कम हो जाती है। हम गलत कम करते हैं, कम गलत होता है ऐसे में।
तो ये पहला आपके दिमाग में फॉर्मेशन हो। जब आप टेस्ट लगाएं तो स्टेप 2 क्या होनी चाहिए कि जिन क्वेश्चंस को छोड़ दिया था हमने, जिन क्वेश्चन पर हमें डाउट था, जहां हमें 2 में से 1 वाला ऑप्शन दिखता है कि 2 में से 1 कोई सा भी सही हो सकता है, वहां फिर हमें ऑप्शन देखने हैं। मतलब पहले राउंड में 100 में से अगर आपको 60 प्रश्न भी, 65 प्रश्न भी, कुछ भी आता है इस टाइप का एक नंबर कि जो आते हैं कंठस्थ, जहां गलत होने की गुंजाइश 1% नहीं है, तो वो आंसर कर लेने हैं। दूसरी स्टेप जो है वो हमारी ये है कि भाई अब जो 10-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हैं जिनमें 2 में से डाउट है, तो 2 में से डाउट जो है वो रटने से कम होता है, याद कर लेने से कम हो जाता है। जितना याद है उतना डाउट कम है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस है उतनी ज्यादा डाउट कम है। ये तरीके हैं, तो उस तरीके के पैटर्न को फॉलो करेंगे। तीसरी स्टेप है कि इलिमिनेशन प्रोसेस अब आपको सीखनी पड़ेगी। अभी तक आप लोग इलिमिनेशन प्रोसेस से ना तो आंसर करते थे, ना इसकी जरूरत थी, ना कुछ था। लेकिन जैसे यूपीएससी के पेपर में एलिमिनेशन प्रोसेस से हमारे सारे जो एलिमिनेशन प्रोसेस होता है उसी से पेपर को हल करने का पैटर्न बनाया गया है, ऐसे ही अब एमपीपीएससी में भी एलिमिनेशन प्रोसेस से आंसर करने का तरीका सीखना होगा। इसके लिए मैं स्पेशल 2-4 क्लासेस आप लोगों की लेने वाला हूं। कल हम एक गूगल मीट के माध्यम से आपस में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हम में कमी है, क्या हम अच्छा कर लें, क्या हम कम ज्यादा क्या कर लें कि चीजों को सुधारना शुरू कर दें। आज से ही सुधारेंगे और इस पर कल और ज्यादा अच्छे से बात होगी। जो बिल्कुल नहीं आता है उसे छोड़ने की आदत डाल लेनी है उसे। ये जो अंदर कीड़ा बैठा हुआ है ना कि नहीं सब करना है, उस कीड़े को मारना पड़ेगा, उस कीड़े को खत्म करना पड़ेगा। ये हमारा बेसिक पैटर्न होगा। एग्जाम पेपर में 4 ऑप्शन पर पहले नजर नहीं डालनी है, ऐसे ही टेस्ट पेपर की तैयारी कर लो, वह आदत डालनी पड़ेगी कि ऑप्शंस नहीं देखने हैं, ऑप्शन ना देखने की आदत डालो। और अगर आंसर नहीं आता है तो फिर ऑप्शन देखने हैं, पहले ऑप्शन देखना ही नहीं है। ये आदत हमें अपने आप में शुमार कर लेनी है। रिवीजन करने पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, बहुत ज्यादा रिवीजन करना है। हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से टॉपिक्स बार बार सुझाते रहेंगे कि इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करो, उन टॉपिक्स को खूब अच्छे से तैयार करना है। बाकी आपको जो अपना सिलेबस दिया हुआ है एमपीपीएससी ने, सिलेबस को तो पढ़ना ही है। ये सिलेबस जो है वो हमारा बहुत अच्छे से कवर हो, सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि अब हमें ये फायदा मिल जाएगा कि 100% सिलेबस कवर नहीं है या 100% नहीं पढ़ा हुआ है तो भी चलेगा, हमें पढ़ना ही नहीं है 100%, हमें पढ़ना है 80%। जैसे 70% आपको उसमें से रटा रटाया सा हो, वो आपके अंदर डीएनए की तरह, डीएनए के अंदर जो जीन्स है ना, वो आपकी जो कोशिकाओं में डीएनए है, वो जो है ऐसे इस प्रकार के ACTG वाले जो जीन्स है उनमें वो आपको घुस जाना चाहिए, उसमें वो आपके पास बैठ जाना चाहिए कि तरीका क्या हो। ये अभी तक आपको सीख लेना है, धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करने से कंठस्थ हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी जो बार बार मैंने पहले भी सुनाई है वो फिर से सुनाता हूँ, शेर वाली कहानी, कि हम शेर को शेर क्यों कहते हैं। एक बार बहुत बड़ा ये टॉपिक छिड़ गया वैज्ञानिकों के बीच में, साइंटिस्ट के बीच में, कि यार जब सबसे ताकतवर जानवर जो है वो शेर है नहीं, तो फिर शेर को जंगल का राजा क्यों माना गया है। शेर में ऐसा है क्या कि शेर जो है वो फोकस में होता है, शेर जो है। तो फिर धीरे धीरे जब स्टडीज आगे बढ़ी तो पता किया गया कि भाई शिकार करने के जो पैटर्न हैं 2 प्रकार के हैं, एक शेर द्वारा किया जाने वाला शिकार और एक अन्य जानवर द्वारा किया जाने वाला शिकार, जिसमें लोमड़ी भी है, जिसमें लकड़बग्गा भी है, उसमें भेड़िया भी है, उसमें तेंदुआ भी है। तो ये जो सब लोग शिकार करते हैं उनका एक पैटर्न है और शेर का शिकार करने का एक पैटर्न है। दोनों के पैटर्न अलग अलग है, बिल्कुल जमीन आसमान का डिफरेंस है। लेकिन इन दोनों में ये पैटर्न बताया गया, समझ में आया कि भैया दोनों में जो शिकार करने के पैटर्न्स हैं उसके हिसाब से शेर जब शिकार करता है तो पहले दहाड़ता है। शेर जब भी शिकार करता है तो दहाड़ता है, खूब तेजी से दहाड़ता है, बहुत जोरदार आवाज निकाल कर दहाड़ता है।
और उसके बाद उस झुंड में जहां उसे शिकार करना है, उस शिकार के पास जाकर फिर से दहाड़ता है और उनको अलर्ट कर देता है कि भाई मैं आ रहा हूं शिकार करने, आप लोग भाग जाओ चाहो तो, मैं शिकार करूंगा। दूसरी तरफ ये जो सांप हो गया, लोमड़ी हो गई, ये जो सब लोग शिकार करते हैं, ये चुपके 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 उस शिकार के पास तक चले आते हैं और एकदम से झपट्टा मारते हैं। तो यहाँ चुपचाप जाने का प्रोसेस है, ये चुपचाप जाते हैं शेर के शिकार के पास, यहाँ दहाड़ते हुए जाता है। तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि इस हिसाब से तो यार शेर मूर्ख हुआ, शेर को तो हम मूर्ख कहने चाहिए। तो फिर एक नए वैज्ञानिक स्टडीज में पता चला कि भाई यहाँ जो शिकार किया जाता है उसके शिकार होने के चांसेस 99% होते हैं। मतलब केवल 1% किस्मत अगर उस बच्चे की, उस शिकार की अच्छी रही तो वो बच जाएगा, बाकी 99% चांस है कि शिकार मरेगा ही मरेगा। जबकि इधर शिकार करने वाले जो ये जो चुपके चुपके से शिकार करते हैं, उनमें पास होने, शिकार हो जाने की जो इफिशियंसी है, उसका जो प्रायिकता है, वो केवल 60% है। 60% चांस में लकड़बग्गा, भेड़िया, तेंदुआ ये शिकार कर पाते हैं, बाकी वो शिकार नहीं कर पाते, शिकार भाग जाता है। यहाँ शेर वाले मामले में वो 99% एक्यूरेसी के साथ शिकार होता है। तो फिर बात हुई कि भैया ऐसा क्यों है, जब शिकार को दहाड़ करके शेर कह रहा है कि भाग जा, वो भागने का मौका मिल रहा है उसे, और फिर भी वो शिकार जो है 99% एक्यूरेसी के साथ करता है, जबकि ये लोग चुपके से जाते हैं फिर भी केवल 60% एक्यूरेसी है। तो तब बात पता चली कि भैया ये जो शेर है ना, ये बहुत साइंटिफिक तरीके से काम करता है। शेर का कार्यक्रम जो है ना वो बड़ा साइंटिफिक है। तो शेर जो है उसके मूंछ पर बाल होते हैं बड़े बड़े, ऐसे बड़े बड़े, वो उसके सेंसर्स होते हैं। तो शेर कैसे शिकार करता है कि जब शिकार करने के लिए वो निकलता है तो बड़ी जोर से दहाड़ता है। हिरणों का झुंड सामने खड़ा है, गाय भेड़ों का झुंड सामने खड़ा है, वो बहुत जोर से शिकार के लिए दहाड़ेगा। और जब वो दहाड़ेगा तो सबको पता है कि शेर आ गया है। उसमें जो सबसे कमजोर हिरण, सबसे कमजोर डियर होगा, वो थरथरा जाएगा और उसका सूसू निकल जाएगा। इस शेर की मूंछ पर जो ये बड़े बड़े बाल हैं, ये सेंसर्स हैं, उस मूंछ की, उस सुसु की, उसको जो आ गया है ना, वो उसको डर को, उसको पहचान लेंगे, उसे सूंघ लेंगे और ये अपना टारगेट डिसाइड कर लेगा कि मुझे किस सबसे कमजोर जानवर पर टारगेट को शिकार करना है। और उसके बाद फिर ये केवल उसी हिरण पर टूटेगा, कूदेगा, उसी को शिकार करेगा जो सबसे कमजोर है उस झुंड में। जबकि तेंदुए का शिकार जो है वो 60% एक्यूरेसी, क्यों? क्योंकि ये जब शिकार करेगा तो इसे नहीं पता कि वो जिसका मैं शिकार कर रहा हूं कितना ताकतवर है। तो ये जब उसके ऊपर शिकार के लिए टूटेगा, कूदेगा, मारेगा उसके ऊपर, तो इसको नहीं पता कि वो कितना ताकतवर है। आधे टाइम पर वो भाग जाएगा, क्योंकि वो हो सकता है इससे ज्यादा ताकतवर हो, इससे ज्यादा फुर्तीला हो। शेर के मामले में पहले टारगेट डिसाइड किया जाता है कि जो सबसे सस्ता टारगेट है उसे सेट करो, केवल उसी का शिकार करो, क्योंकि वो आसानी से शिकार हो जाएगा। इसलिए शेर के जो एक्यूरेसी है वो 99% है और अन्य जानवरों की 60% है। समझ में आ गया डिफरेंस? तो अब एमपीपीएससी का जो पैटर्न ये नेगेटिव मार्किंग वाला आया है, इससे केवल और केवल हमें शेर वाले पैटर्न को फॉलो करना है कि जो सिलेबस का हिस्सा बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है, बहुत आसानी से जिसमें से नंबर आते हैं, उसको कवर करना है, बाकी हिस्से को पीछे छोड़ना है। केवल शुरुआत उसी से हो जहां सरलता से हम चीजें, मैंने पिछली बार 2025 में आपको 50-100 टॉपिक पढ़ाए थे, लेकिन केवल मतलब कठिन और सरलता हमने नहीं देखी वहां। हमने देखी थी कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लो। इस बार हम उसमें एक फॉर्मूला ये भी लगा देंगे कि जो सरल है उसे याद किया जाए, उससे पहले खा लो ना, उसके खाने के, उसके शिकार हो जाने के चांस बहुत ज्यादा होंगे। तो वहां हम एक प्रश्न जल्दी आसानी से सही कर जाएंगे, जबकि खूब मेहनत करके एक प्रश्न सही करने के पैटर्न पर फॉलो करेंगे तो हम तेंदुआ बन जाएंगे। तो हमें तेंदुआ, चीता, लकड़बग्गा, भेड़िया ये नहीं बनना है। हमें केवल और केवल क्या करना है, हमें शेर बनना है, हमें टाइगर बनना है। दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट कर लो और तैयारी कर लो। कल से टाइम टेबल के साथ एकदम पैटर्न वाइज हम तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। सबको विशेष रूप से धन्यवाद, आपने बहुत देर तक मुझे
यहाँ सुना, इस बातों को सुना। चलिए अब विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। कल एक गूगल मीट के माध्यम से हम सब लोग जुड़ने वाले हैं, आपस में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।